हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बेटा, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। आज इसमें चर्चा करेंगे यस बैंक की। बहुत सारे लोग मुझसे लगातार यस बैंक का पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वो लगातार आजकल यस बैंक नीचे में फ्रीज हो रहा है। पहले यस बैंक ऊपर में फ्रीज हो रहा था और अब नीचे में फ्रीज हो रहा है। लगातार जब बाज़ार में FPO आया था, उसके बाद जब लिस्टिंग हुई तो शेयर का भाव जो है 12 रुपये से नीचे चला गया। एक दो दिन जो है 12 रुपये से नीचे रहा और उसके बाद फिर इसने पलटी मारी और ये चढ़ता गया ऊपर में फ्रीज, ऊपर में फ्रीज, ऊपर में फ्रीज। और उसके बाद अब लगातार कुछ दिनों से नीचे में फ्रीज, नीचे में फ्रीज, नीचे में फ्रीज। देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार शेयर, आप चार्ट पे देख सकते हैं, नीचे में फ्रीज हो रहा है। उससे पहले आप देखेंगे लगातार कई दिन तक ऊपर में फ्रीज रहा। तो भाई, इस तरह के शेयर में जहां 5% का सर्किट हो और शेयर की वैल्यू बहुत कम हो, ये बड़ी आमूमन बात है। तो भैया, इसके अंदर जो है मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें क्या विचार है। अब इसके लिए हम एक अगर रणनीति तैयार करें तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो निवेशक हैं, उनको 2 कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा, एक कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव। यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को तो मेरी ये राय है कि भाई अगर आप शेयर खरीदते हैं जहां आपको एक रीजनेबल सा प्रॉफिट होता है, जो भी आपका टारगेट है 10%, 15%, 20%, 5%, 10%, देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थोड़े शेयर खरीदिए आप जहां आपको अच्छा प्रॉफिट हो, निकल जाना चाहिए भाई, उनको ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो वैसे तो इस तरह के शेयर जो होते हैं वो जो होते हैं कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए तो है ही नहीं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इनको बॉटम पे पकड़ना चाहिए। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसको जल्दी जल्दी नहीं बेचना है, तो मेरी तो स्ट्रिक्ट राय ये है कि भाई, मेरा जो अपने को लेके स्ट्रिक्ट राय ये है कि मैं तो इसी पे टारगेट पे, कि 12 से ऊपर नहीं खरीदूंगा। 12 के आसपास, देखो 5-10 पैसे का फर्क नहीं होता है, 12 के लपेटे में ही शेयर को खरीदूंगा, उससे ऊपर नहीं। मैं 12 से जब नीचे गिर रहा था तो मैंने 12 पे तो FPO में काफ़ी सारे शेयर ले लिए थे। तो मेरा विचार था भाई अगर 11 से नीचे आ जाएगा, 10 के आसपास तो लूँगा, पर नहीं आया, कोई दुख नहीं, 12 पे ले रखे थे। ऊपर में फ्रीज हो रहा, और अच्छी बात है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा था। होता रहा फ्रीज, होता रहा फ्रीज, और ऊपर में आप देखिए जो फ्रीज होता होता लगभग जो है ये 17 रुपये की रेंज में चला गया था शेयर। 17 रुपये का भी इसने टॉप काटा, आप चार्ट में देख सकते हैं। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये नीचे में फ्रीज हो गया तो भी कोई चिंता नहीं है, बैठे हुए हैं। मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ इसको लेकर, मतलब प्राइसिंग को लेकर, तो मैं इसको 12 के लपेटे में खरीदूंगा और इसके सेल के बारे में सोचूंगा ही 20-25 से ऊपर पे। उससे पहले मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। अब कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो उसमें ट्रेडिंग कर सकता है। देखो, ये अगर कोई एग्रेसिव हो जाए, एग्रेसिव इन्वेस्टर को तो मुनाफा चाहिए, तो उसके लिए तो बढ़िया ही है कि जिस भाव भी खरीदे 2-3 फ्रीज लगने के बाद निकल जाए। क्योंकि जो 2-3 फ्रीज, 4 फ्रीज लगेंगे, फिर ये नीचे के फ्रीज मारेगा। तो एक बार निकल जाओ और फिर जब नीचे के फ्रीज 2-1 लग जाए फिर खरीद लो। तो उस तरह से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी तो यार ये होता है कि इस तरह के शेयरों में ना ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फ्रीज हो जाता है ना, अब पता ही चलता अपर में फ्रीज है, अब अगले दिन फ्रीज खुलेगा या फिर अगले अपर में फ्रीज हो जाएगा। आप अंदाजे से ऑर्डर डालोगे अगले अपर का, अगले अपर में आपके पास शेयर आगे, पता चले उस दिन बाद में लोअर फ्रीज हो गया। एक बार तो आपको शेयर मिल जाएंगे जब आपने ऊपर का ऑर्डर डाल दिया। तो ये बड़ा इस तरह के शेयरों में खतरा बनाता है, और यही लोअर सर्किट का है। आप लोअर सर्किट पे खरीदने का रेट डालोगे, पता चले कि आपको मिला ही नहीं, ऊपर चला, ऊपर फ्रीज होता चला गया। तो यानी कहने का मतलब बहुत ही ना ये हवा में तीर मारने जैसा ज़्यादा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे लोअर सर्किट का टारगेट रख के आपको पता है भाई मुझे खरीदना है, तो आप लोअर पे रखोगे मिलेगा नहीं, अपर पे रखोगे तो आपको मिलेगा। यानी इतना कन्फ्यूजन सा रहेगा कि आपको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। तो उसका बस निचोड़ मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है मेरी तरह, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, 12 का मैंने इसका टारगेट रख लिया है। 12 के लपेटे में आया। पहले था कि जब FPO खुला था तब मेरा विचार था भाई 12 पे ले लिया, 12 से नीचे आएगा तो लूँगा। अब 12 के ऊपर इसने अपना रुख दिखा दिया, जमा दिया, तो अब 12 पे आएगा, फिर लेना शुरू कर देंगे, गिरता जाएगा, लेते रहेंगे। यानी 12 अपर लिमिट है, 12 के आसपास। भाई कभी मूड बदल जाता है, 15, 20, 25, 50 पैसे की वही बात नहीं होती, आप समझते हो, आप समझदार हो। पर कट ऑफ क्राइटेरिया 12 ही रखा हुआ। 12 के आसपास नीचे की तरफ खरीदारी बनी रहेगी और फिर रखते रहेंगे, और 20, 22, 25 रुपये के ऊपर आराम से बेचेंगे। इसके लिए चाहे हमें 10 दिन वेट करना पड़े, महीना करना पड़े, 2 महीना करना पड़े, 3 महीना करना पड़े, 4 करना पड़े।
ये तो है कंजर्वेटिव मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। अग्रेसिव का तो मैंने बता ही दिया भाई साहब, वो अपना अटकलें लगाते रहे, खरीदते बेचते रहे, कुछ ना कुछ बीच में कभी मिस हो जाएगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा, कहीं ना कहीं 2 पैसे देके चला ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बस एग्रेसिव में कई बार क्या होता है कि शेयर जो है ना बिक जाता है, फिर हाथ ही नहीं आता। मान लो एक बार इसने अपर सर्किट का सोच लिया, आपने खरीद लिया, फिर आपके 2-3 अपर सर्किट लगे, आपने बेच दिया, फिर ये अपर ही लगते चले गए, एकदम 25 चला गया, हाथ से निकल जाएगा। तो हाथ से नहीं निकालना है इसको। और लोअर सर्किट में ये होता है कि आप खरीद लो तो और नीचे गिर जाता है, फिर अफसोस होता है कि यार मैंने महंगा खरीद लिया है तो नीचे अवेलेबल है। तो ये सब बातें एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ही सहन कर सकता है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर दुखी हो जाता है। तो ये थी मेरी राय आपके लिए येस बैंक को लेकर। उम्मीद करता हूँ मेरी राय जची होगी। आपकी अपनी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, उसका नाम है MKJ लेट्स एक्सप्लोर। भाई मैं आज इस सेक्शन के अंदर आपके साथ ग्रो ऐप का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए मैं इसके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कुछ मेंबर्स के कि सर इसमें ट्रेड के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बता दीजिए। अब इसमें स्टॉक्स भी आ गए हैं। वैसे भी एक मुझको अच्छी ऐप लगी तो मैंने कहा चलिए इसकी चर्चा इस सेक्शन में कर लेते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गया, आप ग्रो पे क्लिक करिए। देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर टॉप पे। देखिए मैंने ग्रो ऐप पहले इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको बता दूं इसको मतलब इंस्टॉल करना बड़ा इजी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक जो फ़ोन नंबर है, तो आप मुश्किल से कुछ मिनटों के अंदर ही इसको खोल लेंगे। मेरे एक पीछे मेरे स्टूडेंट है, वो घर पे आए हुए थे मिलने के लिए, तो उनको था कि मैं खोल लूँ, तो मैंने उनका उसी वक्त खुलवाया। सारा कुछ मतलब मुश्किल से 5-10 मतलब कुछ चीज़ें उनको घर से मंगवानी पड़ी, भाई वो आधार कार्ड का ये वो, लेकिन मुश्किल से 5-7-10 मिनट में हमने पूरा अकाउंट खोल के एक तरफ किया। बहुत इजी है। आधार कार्ड लेके बैठ जाइए, अपना चेक का कॉपी लेके बैठ जाइए, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर लेके बैठ जाइए, 2-1 डॉक्यूमेंट मांगेगा, रेडी कर लीजिए फटाफट। ऑनलाइन है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। और 10-15 मिनट के अंदर भी अगर मैं कहता हूँ लग जाए, आप स्लो एंड स्टडी वाले हैं तो भी क्या दिक्कत है, आपका अकाउंट घर बैठे बैठे खुल जाएगा। एक बार मैंने तो अकाउंट खोल लिया, इसलिए मैंने उसको प्रेस किया तो मैं लॉग इन कर गया। अब देखिए पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता था, आप याद करिए, अब म्यूचुअल फंड के साथ स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है। भाई स्टॉक के ऑप्शन में मुझे कुछ बातें इसकी अच्छी लगी। हर ऐप में देखिए कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियाँ भी हो जाती हैं। तो इसकी मुझे एक अच्छी बात क्या लगी, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदना है, मान लो NTPC खरीदना है, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, NTPC की डिटेल्स वगैरह जो है वो मैं कहीं और जाके देखता हूँ, किसी और ऐप के ऊपर। जब उसको पसंद कर लेता हूँ, फिर उसकी परचेजिंग मैं किसी और ऐप पे करता हूँ, जो ट्रेडिंग ऐप होती है। क्योंकि ज़्यादातर सारी तरह की इन्फॉर्मेशन ना ऐप में नहीं मिल पाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अवेलेबल नहीं है, होती है, पर थोड़ा सा कम्बरसम होता है, कई बार दिक्कत होता है। इसमें ना सामने नज़र आता रहता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए इंडसइंड बैंक खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने टॉप पे सर्च बार आ रहा है ना, उसमें लिखा है इंडसइंड बैंक। इंडस लिखूंगा उसका नाम ही आ जाएगा। वैसे इंडसइंड बैंक आ गया ना दूसरे नंबर पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला आ गया और दूसरा इंडसइंड बैंक, बड़ी जल्दी सर्च निकालता है। अभी आपके सामने देखिए शेयर आ गया। अब देखिए वही चार्ट है ना जो मैं आपको कई बार शो करता हूँ, डेली का, वीक का, मंथ का, ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का। देखिए सारे चार्ट अवेलेबल है। 1 डे का दे सकते हैं, 1 वीक पे क्लिक करिए, देखिए उसका चार्ट आ गया, प्राइस चार्ट। 1 मंथ का देखिए उसका चार्ट आ गया, 1 ईयर का देखिए उसका चार्ट आ गया, 3 ईयर्स का देखिए उसका चार्ट आ गया, 5 ईयर पे क्लिक किया, 5Y मतलब 5 ईयर, उसका चार्ट आ गया। ऊपर 2 ऑप्शन है, NSE और BSE, ऊपर देखिए चार्ट के साथ NSE। अब मैं वापस 1 डे पे आ जाता हूँ, तो एक आइडिया लग जाता है। 1 मंथ का देखा तो लग जाता है कि 1 मंथ में ये कुछ नीचे की तरफ ही गिरा है, बीच में ऊपर बढ़ गया, तो एक आइडिया लग जाता है भी लोअर साइड पे आ गया। 1 ईयर का देखो तो पता चल जाता है ऊपर से तो बड़ा ही नीचे आ गया। तो एक पैटर्न का प्राइस चार्ट देख के आइडिया लग जाता है। करंट प्राइस ऊपर दिखा रहा होता है, आप देखिए वो लिखा हुआ 513 रुपये 15 पैसे, और नीचे बता रहा है भाई 5 रुपये 95 पैसे पिछली क्लोजिंग के मुकाबले आज गिरा है। तो सारी डिटेल इसकी वहीं आ जाती है। अब इसी प्राइस चार्ट के नीचे आप देखेंगे तो डे का लो हाई आ गया। डे में 502 का लो बनाया, 514 का हाई बनाया, और जो एक बार ऐसा दिख रहा है ना, वर्टिकल बार, वो बता रहा है कि वो कहाँ पर क्लोजिंग हुई है। जो क्लोजिंग है वो डे के हाई के आसपास हुई है। अब नीचे 1 ईयर का आ रहा है 52 वीक का लो हाई, 52 वीक का लो बता रहा है 235, हाई बता रहा है लगभग 1596, और जो वर्टिकल बार है वो 235 के पास है। यानी इसका मतलब अगर 52 वीक के ऊपर चेक करें तो ये लोअर लेवल्स के आसपास अवेलेबल है। क्विक रिव्यू मिल जाता है, आप देख रहे हैं। फिर इसके नीचे वो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस बता देता है, और कितना वॉल्यूम का ट्रेड हुआ वो ये भी चीज़ बता देता है।
अब आपका मन करेगा भाई वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने पे, तो कंपनी स्टैटिस्टिक्स के नाम से इन्होंने सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक ही जगह दिए हुए हैं। सी मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टॉक के और इंडस्ट्री दोनों के आ जाएंगे। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दिया, लगभग 35,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नॉर्मली हर जगह नहीं मिलता है आपको, यहाँ पर दिया हुआ 10% है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.04 है। अब इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया और शेयर का भी दे दिया, आप कंपेयर कर सकते हैं। बुक वैल्यू दे दी, अर्निंग पर शेयर दे दिया और डिविडेंड यील्ड दे दी। यानी जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी वहीं नजर आ जाते हैं। एक आदमी को ऑर्डर डालने से पहले वो फ्रेश अप हो जाता है, उसको आइडिया लग जाता है। अब उसके नीचे अबाउट द कंपनी आ गया, कंपनी के बारे में हल्का फुल्का बता दिया, भाई इसकी मार्केट कैप क्या है, क्या लिस्टेड है, क्या है, वो बातें बता दी। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स भी ग्राफिकल दिए हुए हैं। अब क्वार्टरली, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, दो मेन जो चीजें हम देखते हैं किसी भी फाइनेंशियल्स में, उसका उन्होंने ग्राफ दे दिया। अब क्वार्टरली ग्राफ दिखा दिया उन्होंने, जो इसमें दो चीजें हैं, एक बॉटम लाइन, एक टॉप लाइन। टॉप लाइन होती है सेल्स जो कि ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, बॉटम लाइन होती है प्रॉफिट जो कि ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। आप इसको देखेंगे, रेवेन्यू नजर आ रहा है कि भाई लगभग कांस्टेंट है, बीच में हल्का सा बढ़ा था फिर गिर गया क्वार्टरली परफॉर्मेंस, और प्रॉफिट लग रहा है कि बीच में काफी गिरा और वहीं पे स्टेबल है, हल्का सा ही वहां से बढ़ा है। तो एक क्विक आइडिया लग जाता है। अगर आप P&L में चले जाएंगे तो यही रेवेन्यू और प्रॉफिट वो ईयरली बेसिस पे दिखाएगा। जैसे इस वक्त 2016, 2017, 2018, 2019 के दिखा रहा है। इसी तरह बैलेंस शीट में जाएंगे तो दो पैरामीटर्स दिखाएगा, दो चीजें दिखाएगा, टोटल एसेट्स और नेटवर्थ। इसी तरह कैश फ्लो में जाएंगे तो वहां भी दो चीजें दिखाएगा, टोटल कैश फ्लो और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। एक आइडिया लग जाता है। ऑल्दो मैंने देखा कैश फ्लो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है, पर नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। अब मैं P&L की बात करता हूं, या P&L में चले गए आप। अब P&L में देखिए वहां पे एक नीचे लिखा हुआ है सी डिटेल्स। अगर आप डिटेल्स में चले जाएंगे ना, फिर वो सारे के सारे डिटेल्स में ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। चाहे वो क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस है, शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है, देखिए यहाँ पे ईयरली भी चले जाइए, ईयरली भी मिल जाएगा, बैलेंस शीट भी ईयरली मिल जाएगी, कैश फ्लो भी मिल जाएगा, और क्वार्टरली, क्वार्टर वाइज भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है ग्राफिकली एक क्विक आइडिया दे देंगे। थोड़ी आपको डिटेल जानने का मन करे तो इसी ऐप में वही देख लो, और नीचे देखिए बाय लगातार लिखा आ रहा है। जब आपको नहीं देखना तो सीधा बाय पे दबा दो, अगर आपको पता ही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपने देखा होगा, फंडामेंटल्स में डिस्कस करता हूँ, वो भी आपको यहाँ साफ नजर आ रहा है। आप देखिए, आप इसके ऊपर मारिए, क्लिक करिए, इसमें भी सी ऑल है तो पूरी की पूरी आपको डिटेल दे देगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 52% शेयर्स हैं, पब्लिक यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के पास लगभग 18.5% शेयर हैं, प्रोमोटर के पास लगभग 14.5% शेयर हैं, म्यूचुअल फंड के पास 12% शेयर्स हैं। तो वो सारी डिटेल दे दी। अब कभी कभी जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी या आपकी नेचर हो सकती है आप हर बार देखें, आप जानना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है, कॉम्पिटिटिव यानी कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो सारे सिमिलर स्टॉक्स के अंडर आप देखेंगे नीचे सारे कॉम्पिटिटर्स के स्टॉक्स भी आ जाते हैं। कुछ कंपैरिजन करना हो, कुछ प्राइस को देखना हो, जैसे HDFC बैंक आ गया, कोटक बैंक आ गया, ICICI आ गया, एक्सिस आ गया, बंधन आ गया, IDBI आ गया, येस बैंक आ गया, इंडसइंड तो खुद ही हो गया, AU स्मॉल बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, सबकी लिस्ट आ जाती है। तो एक नज़र मार के आप आइडिया लगा सकते हैं भाई रिलेटेड कंपनीज, सिमिलर कंपनीज में क्या प्राइस ट्रेंड है, सभी का प्राइस गिर रहा है या सबका बढ़ रहा है, या किन किन का बढ़ रहा है और किन किन का गिर रहा है। ये चीज़ें भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसके चलते आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। जब आपका मन भर जाए, आपको लगे सब काम हो गया, मैंने पूरा नीचे तक दिखा दिया टोटली, देखिए कितने सारे कॉम्पिटिटिव बैंक्स की डिटेल आपको मिल रही है। पर आपका मन करे ठीक है, नहीं तो जहां आपको लगे मुझे आगे नहीं देखना है, आप सीधा बाय का बटन दबाएं और आपका ऑर्डर खरीदारी में चला जाएगा। अब जब बाय का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन बिल्कुल सिंपल है, लेमैन स्क्रीन है। आपको ऑर्डर टाइप बताना है, ऊपर ऑर्डर टाइप बताएंगे तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, मार्केट और लिमिट। इसको भी समझ लीजिए भाई, आपने फैसला कर लिया मुझे तो शेयर लेना ही लेना है, जो भाव है लेना है, तो आप मार्केट भाव लिख दीजिए। तो जिस रेट पे आपका, जैसे ही आप बाय का बटन दबाओगे, जिस बेस्ट रेट पे शेयर अवेलेबल होगा वो खरीद के आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं जी मैं तो लिमिट पे लूंगा, मैं तो इस रेट से ऊपर नहीं लूंगा, तो फिर आप लिमिट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है। लिमिट में वहां पर ऑटोमेटिकली करंट प्राइस दिखा देगा। जैसे मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो मैंने क्वांटिटी में तो लिख दिया 100, ठीक है ना, और जो लिमिट है उसके अंदर मैंने कहा भाई मुझे तो बाजार से ये मैं 500 रुपये से ऊपर नहीं खरीदूंगा, तो मैंने 500 रुपये का डाल दिया। करंट प्राइस जबकि कितना है 513, पर मैंने 500 डाल दिया।
अभी इस वक्त मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लिखा ना बैलेंस अवेलेबल 0, मैंने इसमें अभी बैलेंस नहीं है, चांस की बात है। तो मैं अगर बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होता तो सीधा बाय का बटन आता, मैं दबाता बाय में चला जाता। अब ऐड मनी का आ गया, मैं ऐड मनी पे जाऊंगा तो फट से जो है प्रोसीड टू पे कहेगा भाई इतने पैसे पे कर दो, मैं अंदर जाऊंगा वो मुझे पैसे ऐड करने का आपके ऑप्शन दे देगा, भाई आपको इतने पे करने, कैसे पे करने पूछ रहा है, नेट बैंकिंग से पे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पैसे रखने ही है, कई लोग क्या पैसे रख देते हैं फिर उसमें से खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको खरीदना हो तब ऐड मनी कर लो। अब जैसे इसमें आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो यूपीआई ले लो, गूगल पे ले लो, नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग कर लो, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो करना है उसके हिसाब से आप शेयर को खरीद लो। तो कितना मतलब आप देखिए कितना आसान, कितना इजी, कितना मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका है इसमें शेयर को खरीदने बेचने का। तो ये तो देखो मैंने आपको लेट्स एक्सप्लोर में ऐप का ओवरव्यू दे दिया, आपको अच्छा लगा होगा। अब इसकी इक्का दुक्का बातें बता दूं, नहीं तो फिर आप मेरे से वो पूछते ही अल्टीमेटली। एक तो मैंने अकाउंट ओपनिंग का तो बता ही दिया कि बड़ा इजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कभी भी फटाफट अकाउंट को खोल सकते हैं। अब इसके अकाउंट ओपनिंग इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि ये सितंबर 2020 तक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं। आप इसका अकाउंट खोलिए, कोई आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो डिलीवरेबल ट्रेड्स होते हैं इक्विटी के वो टोटली फ्री है, और बाकी ट्रेड का ये कह रही है ऐप, ये कह रहे हैं, इनका क्लेम है कि भाई हमारे लोएस्ट ट्रेड्स हैं। बाकी आप जानना चाहें तो बढ़िया क्या रहता है, मैं आपको सजेस्ट करूँ इससे अच्छा क्या है, आप खुद जब ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे आपको नजर आ जाएगा। और ज़्यादातर लोग आपको पता है डिलीवरेबल्स में काम करते हैं, तो डिलीवरेबल की इसकी कोई चार्जेस नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं आईपीओ के लिए अकाउंट खुलवाना है, तो आईपीओ के लिए भी यहाँ पे खुलवा सकते हो, खुलवा के रख लो, जब आपको डिलीवरेबल ट्रेड करना होता है अलॉटमेंट आएगी बेच देना, ना खरीदारी का खर्चा है ना बिकवाली का। फिर भी देखिए सेफ्टी के लिए हो सकता है कोई डीपी चार्ज हो या कोई छोटा मोटा कंपलसरी चार्ज हो, एसटीटी तो होता ही है। आप एक बारी हेल्पलाइन से अपनी तसल्ली और कर लें, क्योंकि देखिए मैं तो लेट्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको जो एक्सप्लोर हो सकती हैं अच्छी अच्छी फीचर्स बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं इस वक्त बिल्कुल टोटली ऑनलाइन, बड़ा ईजी वे। उम्मीद करता हूँ लेट्स एक्सप्लोर का ये वाला सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। आप इस सेक्शन में अपनी पसंद की कोई चीज़ चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूँ तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, मौका लगते ही मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। आइए अब बात करते हैं बाजार आज। भाई आज बाजार ने बड़ा ही लोगों को उलझाए रखा। मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको पोल के रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। और ये निफ्टी का जो निफ्टी का पोल को बताया तो निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ 11,247 पर। और जो मैंने टेलीग्राम पे पोल कंडक्ट किया था, आइए मैं उसके भी आपको रिजल्ट दिखा दूं, थोड़ा अच्छा बना रहेगा। देखिए ये था पोल जो मैंने आज कंडक्ट किया, आपके सामने आ गया। भाई आइए इसको ज़रा पोल को भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखो अच्छा लगता है और क्या है जी, हर चीज़ को एंजॉय करो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, बाकी काम तो आदमी जीवन में करता ही रहता। अब देखिए पोल के रिजल्ट आ गए। अब जिस वक्त मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है बातें करते करते, टोटल 10,296 यानी कि 10,000 के आसपास ऊपर ही वोट पड़े हैं, जिसमें से 51% लोगों का मानना था कि निफ्टी 50 11,100 और 11,300 के बीच बंद होगा। 27 कह रहे थे भाई 11,300 के ऊपर बंद होगा, और 22% कह रहे थे 11,100 के आसपास बंद होगा। इस पोल से ना आपको मार्केट के दौरान ही थोड़ा लोगों की फीलिंग का पता चल जाता है, जिसका अपने आप में एक फ़ायदा है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कैसे एक्ट करना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं उसका उल्टा होता है ऐसा होता भी है। चलिए तो आपको एक आइडिया सा लग जाता है लोगों की फीलिंग क्या। 10,000 अपने आप में काफ़ी बड़ा वोट बेस हो जाता है। और बाजार आज क्लोज हुआ 11,247। तो भाई सबसे ज़्यादा वोट जिस रेंज में आए थे उसी रेंज में बाजार क्लोज हुआ, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। आइए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। स्टार्टिंग से बाजार आज में निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक जो है आप देखेंगे सुबह एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला साहब। पिछली क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो थी 21,680, 21,680 के आसपास। बाजार खुलता है 21,906, अच्छी गैप अप ओपनिंग है साहब। और उसके बाद चार्ट में देखिए खटाक से नीचे गिरता है, फिर उसी रेंज में चलता रहता है काफ़ी देर तक, फिर लास्ट में जाते जाते खट से नीचे गिर के एक बॉटम तैयार करता है 21,403 का, और शुरुआत में वो एक पीक बना लेता है 21,909 की। खुलने के बाद 21,906 के बाद हल्का सा ऊपर बढ़ता है 21,909, फिर धड़ाम से गिरता है।
तो ये शुरू में ही पीक बना लेता है, उसके बाद लास्ट से कुछ देर पहले बॉटम बनाता है 21,403 का, और उसके बाद 21,700 21,700 पर बाजार बंद होता है, लगभग फ्लैट 0.1% की तेजी के साथ 21% बढ़कर, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता है। इवन आप इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल सा रिजल्ट है। 12 स्टॉक है साहब, जो है 7 स्टॉक ग्रीन में थे और 5 स्टॉक रेड में थे। सबसे टॉप पे आज आरबीएल बैंक था, जबकि कल गिरा हुआ था बहुत, और सबसे बॉटम पे आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। एसबीआई में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है, एसबीआई में मेरी निगाहें टिकी हुई हैं। फेडरल बैंक की पीछे मैंने पुट बेची थी, जबकि आज वो हल्का सा तेज था। तो बंधन बैंक की मैं कोशिश कर रहा था आज कुछ सीन बनाने का, पर मेरा बना नहीं। मैंने कुछ सौदे वौदे डाले थे, पर मैंने फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी नहीं कर पाया। तो ओवरऑल जो है मैं निफ्टी बैंक पे निगाहें बनाए रखा हूँ। इसका मैं एक स्मॉल केस भी बनाया, अगर आप चाहें तो स्मॉल केस का जो है लिंक अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो में स्मॉल केस का लिंक दे दूंगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब बातों के चलते जो है कि हम जो है इसमें जो है बड़े मज़े से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये गिरे, अभी अच्छे रेटों पे चल रहा है, निगाहें बनाइए। इसमें शेयरों में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर टाइप व्यक्ति हैं तो इनमें से आप 1-2 शेयर में स्विंग ट्रेड भी कर सकता है आदमी का, अगर मानो, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी अच्छी है। बाकी देखिए इस वक्त निफ्टी बैंक बिल्कुल नहीं चला है। जिस तरह से इंडेक्स ने रिकवरी की है ना, निफ्टी बैंक ने रिकवरी नहीं करी। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक का 52 वीक हाई 32,613 का है, और अभी भी ये 21,700 पे अवेलेबल है। बॉटम इसका 16,000 का था, यानी बॉटम के आसपास ही निफ्टी बैंक आपको इंडेक्स नजर आएगा। यानी निफ्टी बैंक ने चाल नहीं पकड़ी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत मंदे रेटों पे अवेलेबल है। अब इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है ये बड़ा खतरनाक सेक्टर है, इसमें पैसा नहीं लगाना। कई लोग कहते हैं भैया ये चला नहीं, अब यही चलेगा, और बैंकिंग सेक्टर सूनर और लेटर चलता है। बिना बैंक के तो देश चल ही नहीं सकता, सरकार इसको संभालेगी। तो भाई अपने अपने विचारों के हिसाब से लोग काम करते रहते हैं, और हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। जिसका जो विचार है वैसे करे। मुझे इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी वाला पर्सनली क्षेत्र लग रहा है, तो मैं इसमें कुछ कार्य करने के लिए निगाहें बनाए बैठा हूँ, और सोच रहा हूँ कुछ करेक्शन आए तो कुछ काम करूँ। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। भाई निफ्टी 50 की बात करो तो निफ्टी 50 भी आज जो है रिलेटिवली 0.5% से ज़्यादा, टू बी प्रिसाइज 0.6% की तेजी के साथ बंद हुआ। भाई कल पिछली क्लोजिंग थी बाजार की 11,178 की, 11,178 की। आज फिर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है। सुबह ही नजर आ रहा था निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी देख लिया था, सुबह ही नजर आ रहा था कि बाजार तेज होगा। तो 11,248 पर बाजार खुलता है, 11,248 पर खुलते ही थोड़ी देर में एक बॉटम क्रिएट कर देता है 11,144 का, फिर ऊपर चला जाता है खासा, फिर उसी रेंज में घूमता है, हल्का गिरता है, फिर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और एक पीक बनाता है 11,267 की, 11,267 की, और उसके आसपास ही 11,247 पर बंद हो जाता है। अब अगर आज हम बात करें तेजी वाले शेयरों की, तो मैं आज लंबी लिस्ट लेके आया हूं। आप देखेंगे आज 1, 2, 3, 4, 9 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। अब आप देखिए आपकी ये जो जी है कितना तेज हो गया, 170 हो गया। देखिए मैं आपको जी का किस्सा सुनाता हूँ। अगस्त के महीने में मैंने जी जो है, जुलाई के महीने में जी की पुट बेची थी 150 की, जो इन द मनी हो गई। मैंने इसकी डिलीवरी ले ली। फिर मैंने अगस्त में आकर जो डिलीवरी आ गई थी उसके अगेंस्ट एक कॉल बेच दी 160 रुपये की। उसका प्रीमियम लगभग 7 रुपये, हाँ 7 रुपये प्रीमियम है, उस पर मैंने बेचा। अब इसका रेट हो गया 170। तो अब क्या, अगर उस पुट का जो कॉल बेच उसका तो प्रीमियम बढ़ गया, मुझे लॉस नजर आ रहा है। अगर आप कॉल में देखेंगे 20-21 हज़ार रुपये का लॉस नजर आ रहा है। पर आप ध्यान से देखिए मुझे लॉस कहाँ हुआ। मैंने कितने का ये शेयर खरीदा था, 150 का, तब भी मैंने इसकी पुट बेची थी, तो उसके भी मुझे पैसे मिले थे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसके कितने मिले थे, मेरे ख्याल 10 रुपये मिले थे या 8 रुपये, मुझे एग्जैक्ट मान लो, 8 भी 10 ही मान लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं और इजी कर दो, 5 से तो ज़्यादा ही मिले थे, 5 मान लेते हैं। 5 मिले थे तो मुझे 150 - 5 145 का पड़ा।
अब मैंने 160 का बेचा और 7 रुपये और मिले, अब मेरा बिका 167 का। तो 145 में जो नेट शेयर मेरे पास आया था, अगर ये इन द मनी चला जाता है तो 167 का बिकेगा। भले इसका प्राइस आगे 150 से ऊपर कितना भी हो जाए, 160 की बेची तो उससे ऊपर कितना हो जाए, 300 हो जाए, पर मुझे मिलेंगे 167। मैं तो अपना देखूँ ना, 145 की चीज़ अगर 167 में बिक गई तो लगभग 30 रुपये। मैंने 145 करो, उसका प्रीमियम ज़्यादा था। नहीं याद है कितना प्रीमियम था जब हमने पुट बेची थी पिछले महीने जुलाई की, याद नहीं होगा ना, वैसे ही था। चलो अंदाजे से कर लेते हैं, इसमें है क्या, यानी 30 रुपये के मतलब 20 रुपये के आसपास मेरे को इसमें बच गए, 20 से ज़्यादा ही बच गए ना, 20 से ज़्यादा ही बच गए, 22, 23, 25 रुपये के आसपास बच गए। अब 3000 शेयर पे 25 रुपये बचे, तो कुल मिलाकर जुलाई अगस्त दोनों मिला लो तो 75,000 की बचत नहीं होगी एक लॉट में। आप बताइए आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे उनको तो पता ही होगा, जो प्लैटिनम के स्टूडेंट्स हैं, मैंने किस रेट डिलीवरी ली थी, किस प्रीमियम पर बेचा था, मैं सारे स्क्रीनशॉट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में उनके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी ये बताइए, और आपको क्या लगता है, क्या ये मेरी कॉल इन द मनी जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई जी तेज हुआ पड़ा है, पिछले महीने मंदा था, इस महीने तेज है, ऐसी ऑल्टरनेटिव चलता है बाजार में। आइशर तेज था और सबसे ज़्यादा तेजी तो एनटीपीसी में थी, आज 7.5% के आसपास, और जी में भी 5.5% के आसपास। फिर आइशर भी तेज, हीरो मोटर भी तेज, बजाज ऑटो भी तेज, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, आईओसी। और मंदी में देखेंगे तो कोई शेयर ऐसा नहीं जिसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा गिरावट आज एसबीआई और एयरटेल में देखने को मिली। अब एयरटेल में भी मैंने 500 की पुट बेची हुई है, 460 की बेची हुई है, कई पुट्टे बेची हुई हैं, सितंबर की भी बेची हुई है, अगस्त की भी बेची हुई है। तो इस वक्त जो है इसकी इन द मनी का खतरा बन रहा है, तो मैं इसमें स्ट्रैटेजी बना रहा था कि कॉल भी कुछ बेचूँ, अगर कुछ होगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको आपके साथ शेयर करूंगा। आइए बात करते हैं बाजार कल का टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने आ गया। आज तो ढोल बजा बजा कर जो कैंडल बनी है वो हैंगिंग मैन है। जब तेजी में इस तरह की कैंडल बनती है तो उसको हम हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं, जिसकी बॉडी छोटी होती है और लोअर विक बहुत लंबी होती है, बॉडी से दुगनी कहते हैं, पर ये तो दुगनी क्या 5-6 गुना लग रही है। और ऊपर विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कई लोग कहते हैं ऊपर नहीं होती, ऐसा नहीं, हल्की विक हो सकती है। आज देखिए बिल्कुल हल्की विक ही है ऊपर। तो आज तो शुद्ध हैंगिंग मैन बनी है, हैंगिंग मैन इसलिए कि तेजी में बनी है। और पिछली जो कैंडल बनी थी वो बेयरिश एंड गल्फिंग कैंडल बनी थी। अब अगर हम चार्ट को प्योरली माने, ऑपरेटर को माइनस कर देंगे, ऑपरेटर चालू है वो उल्टा काम कर देता है, एक बार उसको भूल जाए तो चार्ट तो साफ कह रहा है बाजार गिरेगा। पहले बाजार गिरा था, फिर उसकी वी शेप रिकवरी हुई, और वी शेप रिकवरी काफ़ी दिन चली और काफ़ी दिन रिकवरी करे, फिर 2-3 दिन कंसोलिडेट हुआ, फिर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल आई, फिर बात खत्म नहीं हुई, अगले दिन भाई साहब हैंगिंग मैन आ गया। अगर हम प्योर कैंडल की बात करें तो भैया बाजार को गिरना चाहिए, साक्षात संकेत नजर आ रहे हैं। और बोलिंजर बैंड की जो मीडियन वाली लाइन है, मीन लाइन, उससे भी नीचे आज विके गई है, कल भी गई थी। तो चार्ट तो साफ कह रहा है बाजार गिरना चाहिए, लेकिन एक बात का सदा ध्यान रखना चाहिए, जो चार्ट हमें दिख रहा है ये हमसे ज़्यादा ऑपरेटर को दिखता है। इस बेसिस पे ऑपरेटर ये लगा लेता है कि हम क्या काम करेंगे। अगर हम सभी मिलके सारे लोग चार्ट के हिसाब से काम करते हैं, फिर ऑपरेटर गेम बदल देता है, उलट देता है। तो ये एक बात का खतरा बना रहता है। पर हमें अब साफ देखिए कैंडल का, मैं कैंडल को किस तरह लेता हूँ। अब जैसे मैंने जी में बताया अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा लिए, अच्छे तो क्या ठीक ठाक कमा लिए जी, तो अब जी में जैसे कमा लिए, तो वो कैंडल्स के हिसाब से तो आइडिया लग जाता है कि ये भैया इसको इसकी गिर सकता है तो इसकी पुट बेच दो, चढ़ सकता है तो इसका ये कर दो, मतलब आइडिया लगा देते, पुट नीचे की बेचो या ऊपर की बेचो, लग रहा है चढ़ सकता है थोड़ी ऊपर की पुट बेच दो, लगता है ज़्यादा गिर सकता है नीचे की पुट बेच दो। तो मैं कैंडल के, कई लोग पूछते हैं कैंडल का फायदा क्या, भाई आइडिया तो लगता ही है। अब अगर बाजार तेज लग रहा है तो कॉल बेचने का मन है तो और ऊपर की बेचो, बाजार मंदा लग रहा है तो नज़दीक की कॉल बेच दो। तो ये छोटी छोटी प्लानिंग बड़ी जरूरी होती है। कई बार आप पूछते हो मेरे से कि सर आप जो है बड़े अच्छे रेट पे कॉल और पुट बेच देते हो, कैसे बेच देते हो? आज तो कमाल हो गया था, आश्चर्यचकित रह गए हो गया। अब मैंने शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ, आज मैंने भारतीय एयरटेल की भाई साहब पुट सितंबर की 460 की मैंने ही खोली, पूरा ट्रेड इसमें पहले मैंने ही किया, स्क्रीनशॉट आ गया, चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आ गया। फिर मैंने इसको बेचा आपके 7.90 रुपये पे, ये आज का हाई था, देख लीजिए आपके सामने। पहले मैंने बेची जिसके आगे लिखा है 26 मिनट अगो, वो बेची 7.90 की। फिर जस्ट 9 में देखोगे 5 रुपये 80 पैसे की खरीदी तो 2 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट हो गया। वो 2 रुपये 10 पैसे से जो प्रॉफिट हुआ 1851 शेयर पे, वो नीचे लिखा आ रहा है 3887 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और नीचे देखो इसका हाई लो भी लिखा आ रहा है, और आज का हाई लो वही है जिस रेट पे मैंने इस पे काम किया।
तो आज तो इसमें कमाल हो गया। तो कई बार मेरे से मेरे सारे ये स्टूडेंट्स पूछते थे आप कैसे सबसे बॉटम पे खरीद लेते हो, सबसे पीक पे बेच लेते हो। भाई वो इसी की वजह से खरीद बेच कर पाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, प्रभु की कृपा है। मैं मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं तो आप जैसा साधारण आम आदमी हूँ। बस वो मैं चार्ट देखता रहता हूँ, दिल से कोई आवाज़ आ जाती है कर देता हूँ, वही हो जाता है। भैया प्रभु की लीला है, अपने को तो भैया यही लगता है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बड़ा भारी परिवर्तन आया ऑप्शन चेन एनालिसिस में, बड़ा भारी। अब देखिए आपके सामने आ गया भाई, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का तो वही 11,500 पे बना हुआ है, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट है वो शिफ्ट हो गया 12,000 से 11,300 पे आ गया। यानी इसका मतलब नीचे के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बाजार के रेसिस्टेंस में कमजोरी आई है, जो इस बात का इंडिकेशन है बाजार गिर सकता है। पुट के डेटा की बात करें तो पुट का तो ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे बढ़ा ही है और 10,000 पर लगभग स्टेबल है और 10,500 पे गिरा है। हाईएस्ट 11,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 10,000 पे। तो ओवरऑल आप कहेंगे जो सपोर्ट है वो 11,000 पे बनी हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 11,000 पे है, पर सेकंड हाईएस्ट में चेंज आ गया है, वो 10,000 से हटकर 11,200 पे आ गया है। तो देखिए जो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन है वो तो यही करिए, बाजार 11,000 के लपेटे में बंद होगा, पर पहले बेयरिश टच दे रहा था, अब बुलिश टच दे रहा है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ऊपर के लेवल पर आ गया। तो इन सब के चलते देख के हम यही कहेंगे कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि बाजार में कमजोरी है, पुट का ओपन इंटरेस्ट वहीं पर मजबूती बनाए खड़ा हुआ है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट कह रहा है बाजार सिमटेगा तो 11,000 पे ही, पर विद ए बुलिश फ्लेवर। पहले वो कह रहा था विद ए बेयरिश फ्लेवर। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे DIs FIs की। देखिए आपके सामने आ गया, DIs तो और FIs तो दोनों उल्टा काम कर रहे हैं भाई साहब, कमाल हो रहा है लगातार। मैंने कल वीकली रिव्यू दिया था, उसमें दिखा था लगातार FIs माल खरीद रहे हैं। कल पिछली सेशन में खरीदा था 46 करोड़ का माल, 46 करोड़ उसका, आज 332 करोड़ का माल खरीदा है FIs ने, लगातार खरीदारी में लगे हुए हैं। और DIs बिकवाली में लगे हुए हैं। पिछले सेशन में उन्होंने बेचा था 797 करोड़ का माल, और आज 717 करोड़ का माल खरीदा है। दोनों भाइयों का जोड़ कर दो तो लगातार काफ़ी पूरा हफ्ता पहले और आज भी बिकवाली रही है। पिछले सेशन में दोनों भाइयों ने मिलकर 750 करोड़ का माल बेचा था, आज दोनों भाइयों ने मिलकर 380 करोड़ का माल बेचा है। तो भाई अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कंबाइंड डाटा दे तो आवाज़ एक ही निकल के आ रही है, आवाज़ दिल से, कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए बाजार में किसी वक्त भी दोनों तरह के संकेत आते हैं, तेजी के भी और मंदी के भी, लेकिन इस वक्त मंदी के संकेत कंपैरेटिवली तेजी के मुकाबले ज़्यादा हैं, जो कि आपने टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के द्वारा थोड़ा सा आपने भी जज किया होगा। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, खुद अपना दिमाग लगाइए, उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, एमरल्ड, ये मेरे 5 प्लान है। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम बन सकते हैं। व्हाट्सएप की एजुकेशनल प्लान ज्वाइन करना हो तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर अच्छी डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन कर लिया क्या बोले आप जानते हो, कमेंट में लिखो जिसने इसको ज्वाइन किया उसका क्या, कमेंट में लिखिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट में बेताज तरक्की करें।